जब आपको एक लेवल पे लगता है कि नहीं, आदमी ना तो एम्पैथी से मान रहा है, प्यार से मान रहा है, ना ही ये धमकी से मान रहा है, अब इसकी कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी, तो उस मरम्मत में क्या कुछ शामिल है? There are many guidelines given to us as interrogators. ये नहीं कि हम किसी को भी धो दें पकड़ के दो। अगर आप किसी को अपने माइंड से, अपने बातचीत से अगर आप कन्विंस करके आप उससे खबर नहीं निकाल सकते हैं तो आप फेल हो गए एज ए इंटेलिजेंसर। उससे जो चीज़ें हमें मिली उसमें एक फ़ोटो थी। हमने बोला ये किसकी फ़ोटो है, तो ही सेड हिज सिस्टर। आई सेड वेयर इज शी। बोले तू नहीं बताएगा तो हम पता कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वो एकदम से घबरा गया उस बात पे। और उसमें भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पेन के बाद भी नहीं टूटते, इस तरह के टॉर्चर के आगे भी नहीं टूटते। यस यस, देयर आर पीपल कि भाई हम तो मुंह खोलेंगे। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ड्राइव्स टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। अगर हम देखें तो आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर दुश्मन के हाथ में आ गए तो आपको क्या करना। आप अगर कभी नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं और आप टेबल पे मोबाइल रख रहे हैं तो आप ये बोल रहे हो कि भाई आपसे ज़्यादा तो है ना मोबाइल इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। उसके लिए आपको चीखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टोन में बात कर सकते हैं। मेरी 4 उंगलियां आपके पाम के इस हिस्से को टच करें एंड दिस पार्ट ऑफ माई पाम शुड गो इनसाइड योर। दैट्स अ फॉर्मल हैंडशेक। कभी आपके पैर झूठ नहीं बोल सकते हैं। यस यस। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो इंडियन आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुकी हैं। ये बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, या यूं कह सकते हैं कि आपके हाव भाव देखकर ये बता सकती हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये बात सोचकर मैं अभी से नर्वस हो रहा हूं। इसके अलावा ये इंटरनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। तो स्वागत कीजिए मेजर नीति सीजे का। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू द ऑडियंस। बिल्कुल। तो पहले ये बताइए, मैंने आपका नाम का उच्चारण ठीक है? नीति सही है? ये आई थिंक सो ये साउथ इंडियन होने की एक छोटी सी एक बैक है ये, यू नो, नेगेटिव कि एच हमारे नाम में लग जाता है। वैसे इट इज नीति। हाँ, चाहे वो राजनीति हो, कूटनीति हो, बिल्कुल हम इट्स नीति। चलिए, तो मैंने बहुत अच्छा किया शुरू में 10 बार गलत नाम बोलने से अच्छा शुरू में क्लियर कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नीति, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं बड़ा नर्वस हूँ उस आदमी से बात करते हो जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है ना। क्योंकि मेरे मन में क्या मूर्खतापूर्ण सवाल चल रहे हैं जो मैं पूछने वाला हूँ। आप मेरी नर्वसनेस देख के, हाथ की मूवमेंट देख के पता कर सकते हैं जी। तो ये बताइए कि जिन लोगों को पता है आपके खुद के रिलेशन में भी कि आप तो बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेती हैं, आंख की पुतलियां देख के पकड़ लेती हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसने हाथ कैसा रखा हुआ है जी। तो जो आपके आसपास लोग हैं कितने नर्वस रहते हैं आपके साथ? एक इंसिडेंट बताऊंगी एंड शायद उसी से क्लियर हो जाएगा नीरज जी। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड प्रैक्टिकली अप्लाइंग दिस, ये इट गोज बैक टू 10 years। 10 years पहले मैं अमृतसर पोस्टिंग गई थी जहाँ के आप रहने वाले हैं। एंड उस समय एक्टिव इंट्रोगेशन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। दैट्स व्हेन मुझे लगा कि बॉडी लैंग्वेज का अगर मैं इस्तेमाल करूँ, हैंड राइटिंग एनालिसिस का अगर इस्तेमाल करूँ, तो हम ऐसे कई इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं जो हमें लीड दे सकते हैं उस इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने के लिए। तो अब मैंने कहा अब ये टेक्निक्स तो सीख लिया, अब इसको कहीं अप्लाई करके देखना है। तो हमने कहा कि सोशल सर्विस घर से शुरू की जाए। एक पॉइंट आया, मेरे हस्बैंड बोले अब से मैं ना तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा ना तुम्हें टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट मैसेज से भी एनालाइज कर देती थी कि ये आप ना ये सट्टा मार रहे हो आप मेरे सामने। बोले अब तो वीडियो कॉल एकदम बंद है। फिर फ़ोन पे बात करने लगे तो मैंने कहा देखो वैसे पकड़ तो मैं उसमें भी लूँगी पर कोई नहीं, बख्श दिया आपको उसमें। तो इट इज़ सच अ पावरफुल टूल, इट्स अ वेरी साइंटिफिक टूल। एंड एक बार ऐसा भी इंस्टेंस हुआ है कि आई हैव हेल्प्ड अ पेरेंट आइडेंटिफाई कि उनके बच्चे में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। सो दिस हैज़ ऑल्सो सेव्ड लाइव्स। तो इस तरीके का एक इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आप जितना सीखते हो आपको लगता है उतना ही नहीं पता है आपको। बिल्कुल। क्योंकि जितने प्रकार के हम ह्यूमन बींग्स हैं उतने प्रकार के हमारे बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस हैं। आपके केस में एक पर्टिकुलर जेस्चर
उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर मैं आपको बेसलाइन करूंगी, और उसका उसी जेस्चर का मीनिंग किसी और इंडिविजुअल में डिफरेंट बिल्कुल अलग होगा। हो जाएगा। जी हाँ हाँ। लेकिन फिर भी अगर बेसिक से बात करें, क्योंकि लोगों जी की इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है कि कोई जी आदमी अगर मेरे से झूठ बोल रहा है जी किसी भी बात को लेकर, तो दो तीन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि देख के आप फौरन बता देती हैं कि आदमी सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? एक तो जैसे आपने प्यूपिल का मेंशन किया, एक प्यूपिल डायलेशन तो सबसे पहला हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हम अपने आप को वी गो इन वी एक्सप्रेस आवर स्ट्रेस, वी एक्सप्रेस आवर लव। वो कहते हैं ना लव इन फर्स्ट साइट। हाँ हाँ। तो लव एंड फर्स्ट साइट में एक्चुअली साइंटिफिकली जो देखा गया है वो है जब लव एंड फर्स्ट साइट होता है आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ओके। यू आर मोर रिलैक्स्ड, देयर इज मोर वार्मथ इन एन इंडिविजुअल। इन अ केस ऑफ लाई, हम लाई की जब बात करते हैं तो एज एनालिस्ट हम क्लियरली ये नहीं बोलते कि ये पर्सन एक लायर है। जैसे लॉयर्स हैं वो कभी क्लियरली ये नहीं बोलेंगे भाई ये एक इसने ये जुर्म किया है, वो तो इट इज प्रूव्ड ऑन मेनी एविडेंसेस। ठीक है। उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज में भी होता है। हम व्हाट वी कैन डिटेक्ट इज मैनिपुलेशन, और वो डिटेक्शन ही फोकस होता है जब भी हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं, इन द सेंस कि क्या ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स को, क्या स्टेटमेंट्स लॉन्ग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अगेन, जो बेस लाइनिंग की हमने बात की, तो हम सबसे पहले एक इंडिविजुअल को बेस लाइन करते हैं, क्या ये इंडिविजुअल आमतौर पे लंबे सेंटेंसेस बनाता है। जैसे जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो एक जो टिपिकल पैटर्न ऑफ राइटिंग है वो लॉन्ग सेंटेंसेस है। एवरेज लेंथ ऑफ सेंटेंसेस अराउंड 10 to 15 वर्ड्स। दिस इज एन एवरेज लेंथ ऑफ सेंटेंस। हम सारे ह्यूमन बींग्स का एवरेज लेंथ यही होता है, बट जर्नलिस्ट में ना ये लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। देयर इज क्रिएटिविटी, देयर इज ऑल्सो मैनिपुलेशन, देयर हैज टू, आपको एक एम्फेसिस बनाना है, आपको एक इम्पैक्ट करना है। बट आप वहीं देखिए जहाँ आपके पैराग्राफ में सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं, आपके हेडलाइंस कैसे होते हैं? बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प। वाई? क्योंकि जितना आप शॉर्ट लिखेंगे मेमोरी उतना उसको रिसीव करता है। हाँ, सो सेंटेंसेस किस तरीके से बना रहे हैं। दूसरी चीज़ है वॉइस मॉड्यूलेशन। फिर बात होती है जैसे एक्स FBI हैं जो नवारो, मैं जनरली उनके बुक्स ही रेफ़र करती हूँ फॉर माई ओन लर्निंग ऑल्सो। उन्होंने एक मसल की बात की है जो आईब्रोज हमारे इस पोर्शन में होता है। इट इज़ कॉल्ड ग्लबेला। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड उसके मूवमेंट से भी उसका एक बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है। यू हैव टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस इट टू सी द मूवमेंट ऑफ दैट रीजन ऑफ योर फोरहेड। उससे पता चल जाता है। कुछ लोग जो यूजुअली आई ब्लिंक नहीं करते हैं, अगर सडनली ब्लिंक कर रहे हैं दैट विल गिव। देखिए बॉडी, जैसे ही आप बॉडी को एक स्ट्रेस में डाल रहे हो, जब एक इंट्रोगेटर एक सवाल पूछ रहा है या कोई भी एक सवाल पूछ रहा है और किसी को झूठ छुपाना है, सच छुपाना है, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो गया है। बॉडीज लिम्बिक सिस्टम हैज स्टार्टेड वर्किंग। तो हम कहते हैं ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि पसीने छूट रहे हैं लोगों के, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, सच बोलते हैं, हाथ पैर ज़्यादा हिला रहे हैं। हाथ पैर हिला रहे हैं। ये सारा बॉडी का कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट से हम उसका रिस्पॉन्स निकालेंगे, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम है, फाइट या फ्लाइट मोड में जा रहा है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो नीति, इसको थोड़े आसान शब्दों में बताइए कि सपोज आपके हस्बैंड ही कहीं से लेट आए हैं और आपने उनकी पेशी कर दी कि बैठो तुम्हारी इंटेरोगेशन होगी, और आपने पूछा कि आप क्यों लेट आए हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ऑफिस में कुछ काम था, और आपको पता है ऑफिस में कुछ काम नहीं था, या ऑफिस के बाहर कुछ काम था, दोस्तों के साथ कहीं रुक गए हैं। हाँ जी। अब अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या दो तीन चीजें नोट करके पता कर सकते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? देखिए वैसे तो वो झूठ, वैसे तो हस्बैंड का झूठ पकड़ना तो बीवी के लिए बहुत आसान हाँ, है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर वाइफ जो है वो एक बॉडी लैंग्वेज स्पेशलिस्ट है। बट द बेस्ट थिंग टू नोटिस इन एनीबडी, जैसे आप ऑफिस में देख लीजिए, सपोज आपका एम्प्लॉय लेट आ रहा है और आप उससे पूछते हो कि क्या हुआ, क्यों लेट हुए, तो कुछ चीज़ें जो आप नोटिस कर सकते हैं वो है फीट के मूवमेंट, क्योंकि हम फेस में भले ही छुपा लें चीज़ों को, लेकिन फीट नहीं छुपाता, हैंड्स नहीं छुपाते हैं हमारे, है ना। ये इसमें हमारा वो बेचैनी कहीं ना कहीं झलक जाएगी। अच्छा, ये बेचैनी मेल्स में और फीमेल्स में दिखाने का तरीका अलग है। फीमेल्स में ज़्यादातर लेडीज़ क्या करेंगी, ये मूवमेंट आप देखोगे, है ना, ज़्यादातर ये मूवमेंट आपको दिखने मिलेगा।
या फिर आपको जेंट्स में कैसे होता है, जेंट्स में दे विल एडजस्ट देयर कॉलर, that is one of the way, yeah, they'll fiddle with their watches. These are signs of nervousness. These are not like signs of exactly कि ये झूठ बोल रहे हैं, but nervousness. We have to pick those signs, physiological signs, कि nervous हो रहे हैं, कुछ बात ये छुपाना चाह रहे हैं, कुछ ये बताना चाह रहे हैं, तो वो mind ना it is trying to लेकिन इसमें भी क्या find a पर्सन टू decision. पर्सन वेरी नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल. जैसे कुछ लोगों में एंजाइटी ज्यादा है, Exactly. एंजाइटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी वो हाथ Yes. पैर की मूवमेंट भी उनके ज्यादा है. Yes. अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो इसकी मूवमेंट इस वक्त हाथ पैर की ज्यादा है, ये एंजाइटी की वजह से है या झूठ बोल रहा है, वो फर्क कैसे पता कर सकते हैं? जैसे हम डिटेल्ड इंट्रोगेशंस करते हैं तब हमारे पास कम से कम 72 घंटे का टाइम होता है एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उनको स्टडी करें, उनका बैकग्राउंड हमें कई चीज़ें बता देती हैं. जैसे आपने बताया एंग्जाइटी, अगर मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज, मैंने एक इंडिविजुअल की बॉडी लैंग्वेज स्टडी की और मुझे ऐसा लगता है कि किसी फॉर्म का मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आई विल ऑटोमेटिकली स्विच टू अ डिफरेंट एनालिसिस. सो वो बेस लाइनिंग डिफाइंस, यानी अगर मैं आपको 2-3 दिन अच्छे से स्टडी कर लूँ, आपका जितना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो उसको अगर मैं स्टडी कर लूँ, उससे, जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो देर आर सर्टन स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेजेस विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. दैट इज वाई कल्चर टू कल्चर आप देखिए वो चेंजेस क्यों हैं. जहाँ कुछ कल्चर में हैंडशेक इज नॉट एक्सेप्टेड, कुछ कल्चर्स में हैंडशेक इज एक्सेप्टेड. बिल्कुल. कुछ कल्चर्स में हगिंग इज एक्सेप्टेड, कुछ कल्चर में नहीं है. तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं ये भी स्टडी करते हैं. देयर आर मेनी पैरामीटर्स, और इसीलिए बेस लाइनिंग, वी फोकस ऑन बेस लाइनिंग एन इंडिविजुअल एंड देन सीइंग 2 थिंग्स, ओमिशन एंड कमीशन, यानी क्या चीज़ वो अपने बेसलाइन बिहेवियर से नहीं कर रहा है और क्या चीज़ वो बेसलाइन बिहेवियर से कर रहा है. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल नीति आता है कि आप जैसे कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो मेडिटेट भी करते हैं, योगा भी करते हैं, जिन्होंने अपने सारे इमोशन एक्सप्रेशन पे बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर लिया और उनको पता है कि मुझे क्या जेस्चर नहीं दिखाना. अब अगर आप जैसे आदमी को किसी को इंटेरोगेट करना हो या आपको खुद को अपने जैसे किसी आदमी से करना हो, तो वो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो आदमी तो एक एक चीज जानता है कि आप क्या नोट कर रहे हैं और उसे ये भी पता है मुझे क्या नहीं दिखाना. एब्सोल्युटली चैलेंजिंग होता है. हम जब हार्डलाइनर्स को करते हैं, हम जब बहुत मजे हुए कॉन्विक्ट्स को करते हैं, इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, एंड दैट इज वेयर योर टीम कम्स इन रोल. जब भी इंटरोगेशन होता है, अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, देन आई विल नॉट मेक नोट्स. वो नोट्स बनाने के लिए कोई और बैठा होगा, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए एक दूसरा स्पेशलिस्ट बैठा होगा. दैट इज वेयर द टीम कम्स इनटू प्ले. इट इज नॉट अ वन मैन्स जॉब. एक आदमी उसके पैर देख रहा होगा कि कैसे चल रहा है, एक हाथ देख रहा होगा. एग्जैक्टली. और अगर हम आम रोजमर्रा की लाइफ में अगर करना चाहें, तो सबसे बेस्ट गिव अवे इज योर फीट. कभी आपके पैर झूठ नहीं बोल सकते हैं. अच्छा. यस एंड इट इज ऑल्सो, जैसे अभी आपका पैर एकदम दोनों पैरेलल हैं एंड दे आर द बोथ फीट आर ऑन ग्राउंड, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टेबल posture फॉर यू. इट इज गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्जेशन. आपका पैर थोड़ा भी अगर डोर की तरफ होता, मैं समझती आप बोर हो गए हैं, चलो अब पॉडकास्ट पैक करने का टाइम है. तो आपने मुझे अभी अलर्ट कर दिया कि बेटा ध्यान रखना, मेरी नजर तुम पर पूरी है. बिल्कुल. बट आवर फीट डजंट लाई एंड आवर फेस ऑलवेज लाई. ये एक कार्डिनल रूल अगर हम समझ लें, अच्छा, देन वी कैन ऑलवेज, वो कहते हैं ना, डोंट गो बाय द बुक, कवर ऑफ द बुक. वो ह्यूमन बींग्स में भी अप्लाइड है. हम हमारे, वी आर द ओनली एनिमल हु शोज सो मच एक्सप्रेशन ऑन आवर फेस, है ना. और हमसे ज्यादा, वरना एक्टर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यू नो. अगर वो समझ गया है ना, अगर फेशियल एक्सप्रेशन पे वो काम, अगर फेशियल एक्सप्रेशन ऐसी एक टूल नहीं होती, तो फिर आप मूवीज को इतना रियलिस्टिक नहीं बना सकते. बिल्कुल. नीति, यहाँ पर आम लोगों से जुड़ा मैं एक सवाल करूंगा, बाद में हम टेक्निकल चीजों में भी जाएंगे जी. कि हर आदमी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलता है जो उससे ज्यादा पावरफुल है. Yes. भले आप इंटरव्यू के लिए मिले या किसी और रिश्ते के लिए मिले, किसी अपने ससुर से होने वाले मिल रहे हैं या किसी आप डेट पे भी जा रहे हैं, और लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्फिडेंट दिखें, कंपोज दिखें, नर्वस ना दिखें. तो ऐसी आप उनको 2-3 क्या सलाह दे सकते हैं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी है कि आप इन चीज़ों को ख्याल रखें और ऐसा मत करें? यस. सो जब भी आप किसी, अगर वो पर्सनल लेवल पे आप मिलने जा रहे हैं किसी एल्डर्स से,
तो आपको दो चीज़ें, दो साइमल्टेनियसली दिखाना है। एक कंपैशन भी दिखाना है क्योंकि आपसे बड़े हैं वो, बुजुर्ग हैं, रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। बट आपको अगर कॉन्फिडेंट भी दिखना है तो ऑलवेज जो हम आर्मी में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, चेस्ट अप एंड चिन अप, दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। कभी भी बैठें कहीं पे, इंश्योर करें आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे, बिकॉज स्पाइन इरेक्ट रहेगी, आपका न्यूरल फंक्शनिंग भी ठीक रहेगा। और अगर सपोज है ना, आप रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और होने वाले ससुर जी मान नहीं रहे हैं, तो आपका कंपोज और है ना स्मार्ट अपीयरेंस को देख के शायद मान जाएं वो, है ना। और दूसरी चीज़, प्रोफेशनली अगर हम बात करें, वन इज़ योर पोस्चर, इट हैज़ टू बी इरेक्ट, वो एक कॉन्फिडेंस डिलीवर करता है। दूसरा जो हम बताते हैं वो है नेवर पुट योर गैजेट्स ऑन द टेबल। अब आप अगर कभी नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं और आप टेबल पे मोबाइल रख रहे हैं, तो आप ये बोल रहे हो कि भाई आपसे ज़्यादा तो है ना मोबाइल इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। यू आर ब्रिंगिंग अ बैरियर इन बिटवीन। जब प्रोफेशनल मीटिंग्स में जा रहे हैं, इंश्योर यू हैव अ मोर फॉर्मल एनवायरनमेंट। पर्सनल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि टेबल ज़्यादा बीच में ना लाएं। हैव अ मोर कंफर्टेबल सीटिंग एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी चीज़ है, जब अगर सपोज मान के चलिए अगर आप कैफ़े में जा रहे हैं, है ना, आप कैफ़े में किसी पर्सनल लेवल पे एक इंटरेक्शन में जा रहे हैं, हम कैफ़े का सीन प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेंगे। बिल्कुल। जब प्रोफेशनली आप जा रहे हैं तो इंश्योर करिए आप हाथ टेबल पे रखिए, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड टुवर्ड्स देम, शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर सेइंग। जब आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होते हैं, इट शोज यू आर रेस्पेक्टिंग द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग विद देम। हम अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वो कहते हैं ना, जैसे वो मूवीज में भाई लोग नहीं बैठे होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। हाथ रखना है तो रखिए टेबल पे, वरना ज़्यादा हाथ रखने की, बिकॉज आपका हाथ का जेस्चर वो भी रीड करेगा, है ना। अगर मेरे जैसे और भी स्पेशलिस्ट होंगे जो डिक्लेयर्ड नहीं है, सो दे विल बी एबल टू टेक आउट दैट। दिस इज़ अ पावर पोस्चर, दिस इज़ अ वेरी पावर पोस्चर। जब हम इस पोस्चर को करते हैं, इट गिव्स अस दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत ज़्यादा फिंगर्स को क्रॉस नहीं करना है व्हेन प्रोफेशनली आप जा रहे हैं, बिकॉज अगेन इट शोज कि आप थोड़े से यू आर कंसर्न्ड, यू आर नर्वस। फीट मूवमेंट्स, दिस इज़ अनदर थिंग वी शुड बी केयरफुल ऑफ। बहुत ज़्यादा पैर के मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए जब आप इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग पीछे खींच के पैर को लॉक कर लेते हैं। जैसे ही आपका पैर अनस्टेबल होता है, यू आर अनस्टेबल इन योर माइंड, सो बेस्ट इज आप फीट को, दोनों पैर को, इंटरव्यूज की बात करें, उसी में आ रहा था कि बहुत सारे एस्पिरेंट भी हैं जो देख रहे हैं, जो यूपीएससी के लिए, बाकी एग्जाम के लिए, उनको आप क्या सलाह देंगी कमरे में एंटर करने से लेके बैठने तक? कमरे में हरदम डू वन नॉक, एक नॉक करके घुसना। आप पहले ही पूछ लीजिए, कई बार बाहर ही आपको बता दिया जाता है कि डोंट नॉक, लिसन टू ऑल इंस्ट्रक्शंस। उसके हिसाब से अगर वो नॉक करने देते हैं तो नॉक करके अंदर जाइए। बहुत ज़्यादा ऐसे झुक के मे आई कम इन सर करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अपराइट खड़े रहिए, पूछिए मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। अंदर जाके आप ग्रीटिंग करते हैं। यहाँ दरवाजे, मैंने कई बार ऐसे मेंटीज को देखा, वो दरवाजे से चीखना शुरू कर देते हैं, गुड मॉर्निंग सर या जय हिंद सर। नहीं, आपको वो ऑडिबल डिस्टेंस में आना जाना है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बिकॉज दिस कम्स एज पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इज कि कितने दूरी पे हमारा, हम 2 गज की दूरी बोलते थे कोविड टाइम में ना, सोशल डिस्टेंस इज 2 गज। क्यों 2 गज के बाद आपका पर्सनल स्पेस शुरू हो जाता है। दिस इज एज पर प्रॉक्सिमिक्स। आप वो 2 गज की दूरी में किसी भी जिससे आप पर्सनली कनेक्टेड नहीं है, आप उसको अलाउ नहीं करोगे। क्यों हम लोग जैसे मेट्रो में जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं, अगर कोई आके टकरा जाए, हम कैसे थोड़े से वो हो जाते हैं ना, चिढ़ जाते हैं, ये कैसे ऐसे, क्यों? क्योंकि वो अब पर्सनल स्पेस में आ गया। अनफॉर्चुनेटली कम्यूटेशन आजकल आपको अपने मोबाइल में कुछ दिखाना चाह रहा है, आपके बहुत पास आ जाता है, तभी आप अनकंफर्टेबल। हाँ, अनकंफर्टेबल क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी उस समय बताता है ये हम आपके पर्सनल जोन में घुस गए, है ना। ये मेरे ऑरा में एंटर कर चुका है। यस, ये आपके ऑरा, आजकल ऑरा इज अ मोर पॉपुलर वर्ड। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो हमारा इस डिस्टेंस में वॉइस मॉड्यूलेशन अलग होगा,
थोड़ा सा अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, आप देखिए पॉडकास्ट में जो डिस्टेंस है वो शायद एक इंटरव्यू में आपका डिस्टेंस और थोड़ा होता है। तो आपको देखना है कि मेरा इंटरव्यूअर कितना दूर बैठा है, उसके लिए आपको चीखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टोन में बात कर सकते हैं। सो वंस यू हैव एंटर्ड देन गो टू एन ऑडिबल डिस्टेंस, वो 2 गज तक आप जाओ, आपका चेयर रखा होगा पहले से, गो देयर, हैव अ क्विक ग्लैंस। ये अक्सर एस्पिरेंट्स नहीं देखते हैं, जैसे ही अंदर घुसते हो एक नज़र घुमा लो, क्योंकि कई क्वेश्चन ना उससे भी आते हैं। दिस इज अ बोनस टिप आई एम गिविंग। बिल्कुल। और एक और जो बड़ा मुझे लगता है, वैसे तो बहुत सिंपल बात है लेकिन मैं खुद सोचता हूँ तो बड़ा ट्रिकी भी है, ये किसी ने पूछा नहीं, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि आप जब किसी से बात करते हैं या कोई आप बोल रहा है तो आप अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखते हैं, है ना? यस, प्लेजेंट आप दिखना चाहते हैं, लेकिन वो स्माइल ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप नॉन सीरियस हैं या उसे समझ ही ना आए कि आप स्माइल दे रहे हैं या हंस रहे हैं। Yes. तो वो जो एक बड़ा फर्क है वो कैसा होना चाहिए? सिंपल सी बात है, आपके दांत नहीं दिखने चाहिए। जो हम हिंदी में बोलते हैं दांत क्यों दिखा रहे हो भाई। हाँ। इतना भी नहीं कैजुअल होना चाहिए। आप वहाँ एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए आए हैं, उस इंटरव्यू से आपका आर या पार, आपका सिलेक्शन, आपका जीवन उस पर निर्भर कर रहा है। आप में थोड़ा सीरियसनेस दिखना है। जब बैठ रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, अटेंटिव होके सुनना है। कुछ भी कैजुअल, वो जो फ़र्क आप बता रहे हैं ना, 19-20 का फ़र्क, वही सिलेक्शन करता है, वही सिलेक्शन करता है। सो इंश्योर करना है कि एक प्लेजेंट स्माइल का मतलब है सिर्फ अ स्माइल विथ योर माउथ क्लोज्ड, दैट्स अ प्लेजेंट स्माइल, नथिंग मोर नथिंग लेस। उतना रखना है, उतना ही जेस्चर रखना है। हम मिलिट्री इंटरव्यूज़ में तो हम ये भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हेड nodding is not an army culture. It's not a military. It's considered etiquettes में उसको हम है ना, वो जी हुजूरी ही मानते हैं। हाँ। है ना? So वो नहीं होना चाहिए। हैंड मूवमेंट्स as minimum as possible. अभी जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे 2 हाथ आराम से बैठे हैं, आई शुड लुक कंफर्टेबल। सामने वाले इंटरव्यूअर को लगना चाहिए अरे यार ये तो बहुत चिल्ड आउट है। हाँ। क्योंकि आपकी कामनेस कई बार सामने वाले के लिए भी ओवरवेलमिंग हो जाती है, उसको भी थ्रेटन करती है। यस, है ना? यस। हमारे इंटेलिजेंस में एक कहावत ही है नीरज जी, एनी इंटरव्यू, एनी इंटरैक्शन इज अ वॉर ऑफ साइकोलॉजी। अभी भी हम जो कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, बिल्कुल, है ना, एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। सो दैट इज व्हाट एस्पिरेंट्स शुड अंडरस्टैंड। तो डिप्लोमेसी में नीति बताइए। डिप्लोमेसी में मैं देखता हूँ कि बाहर तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है जी। जैसे अगर मैं जिनपिंग को देखूँ या ट्रंप को देखता हूँ, Yes. अगर वो किसी वर्ल्ड लीडर उनकी तरफ आ रहा है तो मैं देखता हूँ कि बड़ा ख्याल रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे झुककर हाथ ना मिलाएं, वो आने देते हैं और बहुत हल्का सा झुकते हैं फिर हाथ मिलाते हैं। Yes. एक डोमिनेंस की निशानी, जितना मुझे समझ में आता है जी। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि आजकल एक थ्योरी ये भी है कि पर्सनल लेवल पर रिलेशन बनाना है। Yes. हम इस डिप्लोमेसी को साइड करना है, हम किसी के गले भी मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि बाहर शायद विदेशों में इस तरह से गले मिलना या इस गर्मजोशी से मिलना ठीक नहीं है जी। इस पर आपको क्या लगता है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि सामने वाले को तो आपके कल्चर का नहीं पता, आपकी इंटेंट का भी नहीं पता कि आपकी सोच क्या है जी। क्या वो इसको आपकी गर्मजोशी मानता है या आपकी कमजोरी भी मान सकता है? अगर आपको सलाह देनी हो पॉलिटिशियन को तो आपकी सलाह क्या होगी? आई थिंक सो, अगर आप एक ट्रेंड देखें आजकल, और इस पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी भी की थी, एक विजुअल स्टडी की थी कि मैंने डिफरेंट लीडर्स के पिक्चर्स उठाए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो जी जिनपिंग हो, या फिर आपके ऑल बिग ग्लोबल लीडर्स, राहुल गांधी। मैंने सोचा कि वो एक पिक्चर एक्चुअली ड्रू मी टू दैट। एक पिक्चर है, आई डोंट नो द अदर फॉरेन लीडर, बट मोदी जी उनसे हाथ मिला रहे हैं, एंड अब जैसे इस तरफ वो खड़े हैं, उस तरफ वो लीडर थे, वो हाथ मिला रहे हैं, एंड ही टचेस हिज शोल्डर। दिस इज समथिंग विच आई नोटिस्ड वेरी स्ट्राइकिंगली, विच इज बीइंग हैपनिंग नाउडेज। तो ये बहुत एक पर्सनालिटी ड्रिवन चीज़ है नीरज जी। लीडरशिप इटसेल्फ इज वेरी पर्सनालिटी एंड वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। that is what we all should understand. अगर हम आज प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं देखें, और हम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स को भी अब स्टडी करेंगे, आपको वो डिफरेंस क्लियरली दिखेगा कि हाउ इंडिविजुअल ड्रिवन इज लीडरशिप। इट इज़ अ वेरी पर्सनैलिटी ड्रिवन थिंग। बट ये जो ट्रेंड आपने नोटिस किया है कि देर इज़ अ वार्मथ, वी आर गिविंग टू मच वार्मथ। ऐसा तो नहीं कि हम वीकनेस दिखा रहे,
बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सीन एज आई एम शेकिंग हैंड्स विथ यू, ओके, आई एम देयर, बट इट विल बी अ वेरी फर्म हैंडशेक. ऐसा नहीं है कि वो एक हल्का फुल्का हैंडशेक हो रहा है. हम हैंडशेक में भी बोलते हैं वी नेवर टच दिस रिस्ट, हम इनर रिस्ट नहीं टच करते हैं. परफेक्ट हैंडशेक इज मेरी 4 उंगलियां आपके पाम के इस हिस्से को टच करें एंड दिस पार्ट ऑफ माई पाम शुड गो इनसाइड योर. दैट्स अ फॉर्मल हैंडशेक. सुन, मैं दर्शकों को कहूंगा कि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां, इतनी बारीक चीजें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, तो नोट्स बना लीजिए नीति जी जो कह रही हैं. नहीं, बिल्कुल. so that's a handshake. Now let's come to the second part of the gesture where I go and touch the shoulder. It's like, don't worry, I am there, but don't forget. ठीक है कि सही बात है. we all are on the same platform. The moment you do this, we are giving them a equal space, but not at the cost of our dominance. और ये gesture मैंने note किया है. Many leaders, you can go on Google, ये gesture clearly आजकल एक बहुत impactful gesture माना गया. Why? Because today, Neeraj ji, we are in an era where we don't want to dominate. As a sovereign country, हम dominate नहीं करना चाहते. हम एक पूरे region को dominate कराना चाहते हैं. If India wants to be a leader, it doesn't want to be a leader alone. It wants to be a leader with all the Southeast Asian countries in its grip. हाँ. है ना? So वो बिग ब्रदर वाली फीलिंग वो हमें देना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक सो दैट्स द शिफ्ट व्हिच हैज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन, आई मीन दैट्स अ लिमिटेड ऑब्जर्वेशन, वन जेस्चर, बट या ये और ऑब्जर्व. इसी तरह क्या नीति जी, जो सिटिंग पोजीशन होती है कहीं पर भी, वो भी डोमिनेंस डिफाइन करती है. अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो मेरी थोड़ी बहुत जो मैंने इसमें पढ़ा है कि जब आप किसी के साथ मीटिंग में जाते हैं तो सामने वाला जो मेन चेयर है सामने बैठा है ना, और आप इस तरफ बैठे हैं, तो ये अपने आप में ही बता रहा है, पहली टर्म सेट कर रहा है कि मैं हूं अथॉरिटी की पोजीशन पे बैठा हूं और तुम सामने बैठे हो. ट्रम्प की आपको याद होगा एक पिक्चर कुछ दिन पहले आई थी जब वो नेटो के लीडर्स के था, यूं कहूं कि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ थे, कि वो बीच में बैठे हैं और बाकी सामने स्टूडेंट की तरह सामने बैठे हैं. अब ये कुछ एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता. इसका मतलब ट्रम्प ऐसे बैठ के या उनको इस तरह बैठा के एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि मैं बॉस हूँ. तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जो दुनिया में इतना चलती है, हम भी इतनी बारीकियों का ख्याल रखते हैं? Yes, we do that. We do that. आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल वाइज हम भी बहुत इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज़ आवर रिपब्लिक डे परेड. आप देखिए किस तरीके से हमने इवॉल्व किया अपने आप को इन आवर प्रेजेंटेशन, इन आवर अप्रोच टू यू नो द पॉलिटिकल लीडर्स. डेफिनेटली दे इतना तो मुझे यकीन है कि एवरीथिंग इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन. इंडिया की सीटिंग एक टेबल पे कहाँ होगी, आई एम वेरी सर्टन ऑन दिस इज एंश्योर्ड कि इंडिया कहाँ बैठेगा. और ये बाद में वर्ल्ड लीडर जो पिक्चर भी खिंचवाते हैं, G20 हो सब में, कि कौन सा लीडर कहाँ होगा, ये सब कुछ है. एब्सोल्युटली. इवन इफ यू नोटिस दिस केयरफुली, मोदी जी कहाँ पे कौन से रंग का ड्रेस पहनते हैं उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है. वो प्लेटफॉर्म में विच अटायर इज टू बी वोन, एवरी लीडर फॉर दैट मैटर, these details are taken into consideration. They are very much taken. It goes through what we call as intelligence cycle. Okay. हाँ, and it is there on Google. It is nothing that I am telling some secret. एक intelligence cycle होती है जिसका पहला step is information. So information is also important. आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो बस नॉर्मल सी कुछ खबर है. नहीं, ये information है. Information is important. First step is we acquire information. Then this information ये एक एनालिसिस के थ्रू जाता है. एक सेट ऑफ टीम होती है जो एनालाइज करती है इसको. उस एनालिसिस के प्रोसेस में आता है कोलेशन. दैट इज ये डेटा को, अच्छा ये आज हुआ है या ये ऐसा इस रीजन में होता आ रहा है, ये स्टडी करने के लिए हम उसको कोलेशन, उस डेटा को अलग अलग कैटेगरी में शिफ्ट करते हैं. इज़ इट डिफेंस रिलेटेड, इज़ इट इंटरनल सिक्योरिटी, इज़ इट एक्सटर्नल अफेयर्स, वो उस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. वंस दैट इज़ एनालाइज्ड देन इट इज़ इंटरप्रेटेड. अच्छा ये इस सब्जेक्ट मैटर का इशू है, क्या ऐसा इशू पहले हुआ है, या what are we interpreting out of this? Is it threatening? तो थ्रेट के अलग अलग लेवल्स होते हैं.
सोर्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं। इन तीनों को जोड़ के पता चलता है कि इस पे हमारी आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए। क्या ये इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम प्रोसेस को सिंथेसिस, क्या ये इंफॉर्मेशन हम आगे लोगों को दें या नहीं दें। लेकिन कभी कभी नीति ऐसा नहीं होता कि उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का या उस पूरे साइकिल से गुजरने का वक्त नहीं होता। जैसे स्कूलों में हम देखते हैं कॉल आ जाते हैं, अचानक से मेल आ गया कि आज आपके स्कूल में 10 बजे जो है ब्लास्ट होगा। हाँ। अब स्कूल के पास इतना टाइम भी नहीं, या स्कूल अपना इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है तो उनके पास भी वेरीफाई करने का टाइम नहीं है जी। और हमें पता है कि ये फेक है, लेकिन फिर भी 1% भी हम रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता सच हो तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? उसके लिए देयर आर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आता है, आपका ड्रिल ये है। अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आया, पुलिस का इमीडिएटली नेक्स्ट एक्शन होता है कि स्कूल का सिक्योरिटी बढ़ाइए, स्कूल में इंश्योर करिए बच्चे ना हों, बच्चों को इवैक्यूएट कराना है, वो सारे सेट ड्रिल्स हैं। सो दैट इज़ वेयर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर्स आर देयर इन एनी सच इमीडिएट थ्रेट। वही मैं बोल रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में इंफॉर्मेशन के बाद जब तुरंत वो कोलेशन होता है, क्या ये इमीडिएट एक्शन होना है या इसमें हमारे पास समय कितना है, रिएक्शन करने के लिए समय कितना, उस पर वो डिपेंड करता है। फॉर बॉम्ब होक्स अगेन देयर इज अ वेरी सेट प्रोसीजर। एवरी बॉम्ब होक्स कॉल इज ट्रीटेड एज एन एक्चुअल थ्रेट। ओके। यस, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन। सो उसका प्रॉपर एक एसओपी के हिसाब से ड्रिल्स फॉलो होंगी, स्कूल्स को इंटीमेट किया जाता है, स्कूल्स विल फर्दर इंटीमेट टू द पेरेंट्स, टू द स्टाफ, जो भी जिनको है, जो भी सिक्योरिटी एक्शंस उसके रिगार्डिंग लेने चाहिए वो सारे लिए जाते हैं। बट ऑन द साइड इस चीज़ पर एक इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहती है कि ये कहाँ से आया, ये कॉल, ये ट्रेस करना, ऑल दोज एक्शंस हैपन। सो एवरी बॉम्ब होक्स कॉल्स इज ट्रीटेड एज एन एक्चुअल थ्रेट। बिल्कुल। नीति, मैं चाहूंगा यहाँ आप अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में रही हैं, तो ये बताइए कि कोई ऐसा तजुर्बा, ऐसी कोई कहानी जिससे हम लोग सीख पाए कि आपके पास कुछ इंटेलिजेंस थी और कैसे उस इंटेलिजेंस के चलते वक्त रहते कुछ बड़ा होने से आप लोगों ने रोका, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ शेयर किया जा सकता है तो। ओके। नहीं, ऐसा कुछ शेयर करना तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जो भी बट ये हमने कई तरीके से, एक तरीके से आप बोल सकते हैं पठानकोट के टाइम पे ही हमने देखा। मैं उस समय अमृतसर में पोस्टेड थी, नॉट इन पठानकोट, बट इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि जब जो एसपी थे उनकी गाड़ी चोरी हुई थी, कहीं ना कहीं एजेंसी सब अपना काम किए हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था। और टाइमली इंटेलिजेंस का एक जो सबसे बड़ा एविडेंस है, and I'm really proudly sharing this, is the recent Delhi blast. इस जो ब्लास्ट कितना बड़ा हैवक हो सकता था, उसके बाद आप देखिए आगे जाके जितने भी एप्रीहेंशंस हुए हैं उस पूरे सेटअप को लेकर के, इट कुड हैव गॉन वर्स। वी ऑल नो दैट। बिल्कुल। तो नितिन, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर हैरान भी होते हैं। जैसे आपने लाल किले वाली की बात की, उससे पहले जो भी डॉक्टर्स पकड़े गए कश्मीर के, कि अचानक से खबर आती है कि इस तरह के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और ऐसी इंटेलिजेंस थी। और कॉमन मैन सोचता है कि यार कोई आदमी कश्मीर में बैठ के ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, 3 लोग उसके साथ यूपी में मिलके प्लान कर रहे हैं, 2 लोग हो सकता है कर्नाटक में इन्वॉल्व हों, और ये लोग सारे आपस में प्लान कर रहे थे। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे पता लगा, वो कब से इन पे नजर रखी थी? तो पर्दे के पीछे क्या चलता है? पर्दे के पीछे इट इज़ नॉट जस्ट वन इंस्टेंस, या ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई जैकपॉट लग जाता है। एजेंसीज सालों से, इतने सालों से एजेंसीज एक ही जगह बैठे होते हैं, दे हैव देयर स्पेशलिस्ट, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या कोई भी एजेंसी आप लीजिए, एक स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं। इवन इन मिलिट्री इंटेलिजेंस हम एक स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि बाकी जगह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर इन नन चल जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे आप किसी भी इंटेलिजेंस सेटअप का ले लीजिए, उसमें यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर इन वन। कोई एक जगह का या कुछ एक कंट्री का या कुछ एक कल्चर का आपको बहुत डीपली नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें क्या आता है, जो ये मैंने आपको इंटेलिजेंस साइकिल बताई थी, इसके हर फेस को
एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग अलग अलग किस्म के एसेट्स क्रिएट करते हैं, जिसको आम भाषा में हम खबरी बोल देते हैं, है ना। तो कई बार ये एक लोगों का समझ होता है कि हम तो सिर्फ बस लोगों से खबर लेते हैं, और ना, ऐसा नहीं होता। इस इंफॉर्मेशन को कोरोबरेट किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन की हिस्टोरिकल स्टडी भी होती है। और जो ये आप देख रहे हैं, जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, उसके केस में जो लोग पकड़े गए, दिस इज़ अ very very tough counter intelligence operation that they have done. It is not so easy to do this. सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत। दुश्मन जो है वो आज थोड़ा ना डिसाइड कर रहा है कि उसे एक्ट करना है, सही बात है, वो बहुत पहले से कर रहा है। और उसी चीज़ को उस अपने, और देखिए हम एज ए एजेंसी, हमारे लिए काम करना आसान है, उनके लिए दे हैव टू गो एंटी स्टेट, है ना, एंटी नेशनल, आपको एंटी गवर्नमेंट जाना है, तो उनको तो बहुत सारे चेक्स एंड मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो हिस्टोरिकल डेटा है, उनका वे ऑफ फंक्शनिंग, मॉडस ऑपरेंडाई, ये सब चीज़ की प्रोफाइलिंग, सर्वे, देयर इज, एंड वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब लोग सोचते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी हम तो बिल्कुल, आजकल वैसे भी धुरंधर काफ़ी हिट हो गया है, मुझे समझ में आया, धुरंधर 2 भी हिट हो गया बहुत ज़्यादा। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपने देखा है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे लिए इट्स नॉट वेरी, इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है। इट्स अ गुड मूवी, आई मस्ट से, बनी अच्छी है। उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को काफ़ी बारीकियों में स्टडी किया है, बट स्टिल इट्स जस्ट अ 3 आवर मूवी। जो वो 3 घंटे की मूवी में दिखा रहे हैं, उसको करने के लिए कई बार 10 साल लग जाते हैं। कई लोग सालों बाद आप देखोगे कि हम न्यूज़पेपर में तो झट से पढ़ लेते हैं कि ये फलाना फलाना पाकिस्तान को का स्पाई पकड़ा गया हिंदुस्तान में, उसको पकड़ने में ही कई साल लग जाते हैं। बट दैट्स वेयर टेक्नोलॉजी कम्स टू सेव। तो ये बताइए रीति, इसमें एक मोरालिटी का भी अक्सर सवाल खड़ा होता है जब भी आप एजेंट बनते हैं ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आपने धुरंधर का जिक्र किया कि एक एजेंट वहाँ जाता है, वहाँ एक लड़की से प्यार करता है, फिर उसे शादी भी कर लेता है जी। रविंद्र कौशिक भी भारत में हुए हैं ना, जो आगे गए, जिन्होंने परिवार बनाया। अब वहाँ जाकर जब आप जिन लोगों से मिल रहे हैं या जिनसे रिश्ते बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि आप उस कंट्री के नहीं हैं, लेकिन आप एक जो रिश्ता बना रहे हैं वो तो रियल है। Yes. तो ये जो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए आदमी खुद को कन्विंस कैसे करता है? इसीलिए हम ऑल एजेंसीज वो ढूंढते ही ऐसे लोग हैं जिनका मॉरल फैब्रिक बहुत हाई हो। हम अक्सर लोगों को लगता है हम सिर्फ जो चोर हैं, जो गद्दार हैं बिल्कुल नहीं, उनकी भी जरूरत है, उनकी भी जरूरत है, पर अलग किस्म के, उसके लिए अलग काम के लिए, अलग काम के लिए। बट जो ऐसे जो मूवीज में दिखाया गया, जो एजेंट बनते हैं, जिसको हम एजेंट बोलते हैं, इस टाइप के काम के लिए आपका एक पर्पस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। और वो उसमें ये भी टेस्ट करते हैं कि क्या वो ये पर्पस से डिफ्लेक्ट तो नहीं होगा ये इंडिविजुअल। आप राजी मूवी देख लीजिए, उसमें आलिया भट्ट एक्टेड एज अ एजेंट, तो उनको अलग अलग लेवल पे टेस्ट किया गया है, अलग अलग लेवल पे हुए हैं उनके भी टेस्ट, इनके भी पॉलीग्राफिक टेस्ट, और ये सब इनका एक काउंटर टेस्ट भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है देशद्रोही बन जाएंगे, देशद्रोही बन जाएगा। बिल्कुल, ये चेक तो हमेशा रहता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस में ये थोड़ा अलग है, क्योंकि आप ऑलरेडी आर्मी में एक हिस्सा बन गए हैं, और हमारा चार्टर एंड जो बोलते हैं ना मैंडेट्स, वो आर्मी तक ही सीमित हैं, तो उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके सिलेक्शन प्रोसेसेस बहुत अलग होते हैं। इंडिया की अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करूं, आपको क्या लग रहा है कि वो कितना बड़ा, उसमें आप क्या क्या चैलेंज देखती हैं? क्योंकि अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले हमारे यहाँ चैलेंज ज़्यादा है। एक तो रेडिकलाइजेशन है, ठीक है, अगर अंदर ही कुछ लोग उस माइंडसेट के बैठे हैं तो आपको किसी को एसेट तैयार करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी एसेट आपके। दूसरा घुसपैठ है, 2 करोड़ के आसपास कहा जाता है कि बांग्लादेश से या बाकी लोगों से लोग हैं जी। फिर हमारा जो डिजिटल पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमारा नहीं है जी। वो सारा यूएस का है जी। जो मोबाइल हम यूज करते हैं वो अगेन 90% चाइनीज मोबाइल हैं जी। फिर अब सिंदूर के बाद में हमने देखा कि एक्शन लिया तो पता चला कि इतनी पाकिस्तानी जो लेडीज थी आई थी, वो शादी के बाद वो गई नहीं,
अब उनकी लॉयल्टी, और वो भारत की नागरिक भी नहीं है, हाँ, किसके लिए है या नहीं है, यस, है ना। बांग्लादेश की तरफ भी अभी हमारा काफ़ी जो बॉर्डर है ओपन है, या इधर पाकिस्तान की तरफ भी सारा नहीं है, ऑफेंसिंग नहीं हुई। तो सारे जब हम फैक्टर देखते हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, जब उनको आधार कार्ड बनवाना होता है या इंडियन सिटीजन बनना होता है, तो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देके वो भारत के नागरिक भी बन जाते हैं। यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय जी सीनियर लॉयर आए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने बताया कि कैसे आप 15-20 हज़ार रुपये में भारत के नागरिक बन जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लूज एंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप दिखती हैं तो आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है ये? इट इज़ अ बिग चैलेंज, बट आपको ये ब्यूटी देखनी पड़ी, क्योंकि आपने बांग्लादेश इमिग्रेंट्स की बात की थी, आप अमृतसर से, आप तो जानते होंगे कि वहाँ पे तो किस हद तक ये इनका इलीगल मूव रहा है ना। द चैलेंज इज़ देयर, बट द ब्यूटी इज़ कि हमारे पास इस तरीके का एक पूरा रोबस्ट एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी है कि इसको हम टाइमली मॉनिटर भी कर पा रहे हैं, डिटेक्शन भी कर पा रहे हैं, और उस पर नेसेसरी एक्शंस भी कर पा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग, बट येस इट इज़ अ चैलेंज। जहाँ ये 0.5 था, या हम 0.25 की बात करते हैं, आज ये 0.75 हो गया, विच इज़ अलार्मिंग, विच इज़ लिटिल अलार्मिंग, क्योंकि हम अभी हम अगर इस डिमेंशन पे थोड़ा सीरियसली फोकस करना और पड़ेगा हमें, और उसके लिए हमें हमारे सिक्योरिटी के जो लेयर्स हैं उसमें वी ऑलवेज से इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी को हैंड इन हैंड बहुत होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, है ना। इंटेलिजेंस के हम अगर एस्पेक्ट्स की बात करें, 3 मेन पिलर्स हैं इंटेलिजेंस के: एक्विजिशन, काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। तो हम सिक्योरिटी के बिना उस तरीके के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा ही लॉ एनफोर्समेंट वैसा नहीं है तो हम आगे क्या कार्रवाई, कल को अगर पकड़ भी लिया आपने किसी को स्पाइंग करते हुए, किस बिना पे आप उस पे एक्शन लोगे? हाँ, डज दैट, अगर एक बांग्लादेशी, क्या उस पे आप इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाओ, ओएसए लगाओगे, या उसको बांग्लादेश रिपैट्रिएट करोगे? क्योंकि रिपैट्रिएशन का प्रोसीजर भी हमारे हिंदुस्तान का ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इट इज़ वेरी स्लो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रखते हैं। वो बहुत ही एक टिपिकल प्रोसीजर है रिपैट्रिएशन, अगर कोई स्टडी करेगा। और बांग्लादेश तो कभी बोलता ही नहीं है कि हमारे हैं। हाँ। पाकिस्तान का भी यही हाल कि हमारे हैं, और वो सब कहाँ हैं? आपके सेंट्रल जेल्स में हैं वो। पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं नीति, उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? जैसे अगेन लाल किले वाला मामला है, जिसमें डॉक्टर भी है, क्योंकि एक जो आर्ग्यूमेंट या तर्क दिया जाता है जब भी कोई आदमी रेडिकलाइज हो जाता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, इसको पैसों की ज़रूरत थी या कुछ भी था, इसमें इतनी समझ नहीं है, इसने दुनिया नहीं देखी। लेकिन जो डॉक्टर आ रहे हैं कश्मीर से भारत में, और ये कंट्री उनको एम्ब्रेस कर रही है, एम्ब्रेस क्या करेंगे, उन्हीं की कंट्री है, अगर किसी को लगता है तो उसकी बात कर रहा हूँ। फिर वो 5 लाख रुपए की सैलरी भी ले रहा है, यहाँ के लोगों को रह भी रहा है, ये सिस्टम भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वही आदमी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है लोगों को मारने की। तो ये माइंडसेट क्या है? This is a very distinct change which has been observed in the whole ट्रेंड ऑफ रेडिकलाइजेशन। एक समय था, हम अगर 1990s की बात करें, जहाँ पे इट्स कॉल्ड चाइल्ड वॉरियर्स, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत काम होता था। अगर आप कश्मीर को स्टडी करेंगे, उस समय में चाइल्ड वॉरियर्स का कॉन्सेप्ट था। 1990s में मेरे फादर खुद आर्मी में रहे हैं, वो वैली में पोस्टेड रहे हैं। वो बताते थे कि उस समय पे वो एक समय था जहाँ बहला फुसला के या फिर ज़बरदस्ती लड़कों को घर से उठा के लेके जाते थे ऑर्गेनाइजेशंस। और ये भी देखा गया है कि पूरी की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया जस्ट टू टेक दैट बॉय एज अ टेररिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर ने उतना ब्लडशेड नहीं देखा है एट फ्रॉम द टेररिस्ट ऑल्सो, है ना। आपको वो दिखेंगे नहीं कभी कि कोई सिविलियंस को अटैक करें, बट व्हाट इज़ दिस इज़ ऑल्सो एन अटैक। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वाई दे आर लुकिंग एट नाउ। अभी ऐसा क्या हो गया कि वो टेक्निकली क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोगों को देख रहे हैं। दिस हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग, दे हैव इवॉल्व्ड। आप ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए, ही वाज एन इंजीनियर, वेरी वेल क्वालिफाइड। सो क्वालिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू मोरालिटी। ये कहीं ना कहीं डिसोसिएट करना पड़ेगा, स्पेशली इन very sensitive subject like radicalization. And अगर हम इस बात पे आ जाएं कि इस केस में, इन दिल्ली ब्लास्ट केस, जितना हमने स्टडी किया है, देखा है,
दे वांट डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है? इन केस ऑफ इंजुरीज, इन केस ऑफ इवन उनको ये समझ होती है कि कौन से केमिकल कॉम्पोजिशंस कैसे वर्क करते हैं, कितना एक अनडिटेक्टेड तरीके से हम एक नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी समझ एक डॉक्टर और एक इंजीनियर को ही सबसे ज़्यादा होती है। केमिकल अंडरस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस की आना, डेटोनेटेड सिस्टम बनाने की समझ, इस सब के लिए बेसिक आपको इंजीनियरिंग स्किल और मेडिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दैट इज़ द होल रीज़न व्हाई दे, आई नो, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था और इस पे मेरे काफ़ी ट्रोल किया लोगों ने, आप पूरे एक प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द प्रोफेशन, इट इज़ द स्किल्स विच इज़ कमिंग विद द प्रोफेशन। अब आप देख लीजिए जो मणिपुर से अभी रिसेंटली पकड़े गए हैं, जब देखिए जैसे ही एक ट्रेंड सोल्जर्स आने लगे इन चीज़ों में, सी देयर हैव बीन मर्सिनरीज अर्लियर ऑल्सो। अफगानिस्तान के जो थे FT बोलते हैं, फॉरेन टेररिस्ट, ये तो कितने सालों से JNK में आ रहे हैं। बट यहाँ केस थोड़ा अलग है, दे आर, वो टेररिस्ट की ट्रेनिंग अलग है, और यहाँ जब एक रेगुलर आर्मी से ट्रेन होके अगर कोई आ रहा है, इट हैज़ टू रेज अलार्म्स, एंड आई एम हैप्पी कि इट वाज डिटेक्टेड एट द राइट टाइम। बिल्कुल। निधि जी, आपने कश्मीर में भी काफ़ी वक्त अपनी सर्विस दी है और इंटेरोगेशन भी आपका जो एक डोमेन है उसका एक पार्ट रहा है, और इसमें लोगों की बड़ी दिलचस्पी भी है। फिल्में देख देख के लोगों के दिमाग में बहुत सारे फिल्मी आइडियाज़ भी हैं कि इंटेरोगेट कैसे करते हैं जी। तो उसके बारे में पहले हमें बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि जो टेररिस्ट हैं बड़े टफ नट होते हैं क्रैक करने के लिए, आपने जब उनसे डील करती हैं, किसी से पहली बार आपको कुछ पूछना है, तो कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल होती है उनसे बात करने में? JNK में तो मैं 2 साल, हमारा टेन्योर उतना ही होता है, उतने ही टाइम रही हूँ मैं। बट जो थोड़ा बहुत मैंने उस टाइम पे, इंक्लूडिंग अमृतसर, वहाँ पे जो थोड़े बहुत इंट्रोगेशंस जो मैंने किए हैं, उसमें जो स्टडी किया है वो ये है कि हार्ड लाइनर्स यानी वो काफ़ी हद तक कंडीशन हो चुके हैं, उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। एंड जब आप इंटरोगेशन, ये टर्म आजकल बड़ा फैंसी हो गया है, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। इट्स नॉट दैट आई सो एंड सो इज़ इंटरोगेटिंग, जी नहीं। एक जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी बैठती है, वो कमेटी एक डिसीजन लेगी कि भाई इन लोगों का ये कन्विक्ट्स हैं, इनका इंट्रोगेशन होना है इस सब्जेक्ट पे। देयर आर मेनी गाइडलाइंस गिवन टू अस एज इंट्रोगेटर्स, ये नहीं कि हम किसी को भी धो दें पकड़ के दो। एंड इंटरोगेशन में जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, इसको एक बहुत ही नेगेटिव स्किल माना जाता है। अगर आप किसी को अपने माइंड से, अपने बातचीत से अगर आप कन्विंस करके आप उससे खबर नहीं निकाल सकते हैं, तो आप फेल हो गए एज ए इंटेलिजेंसर। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉट एज ए इंट्रोगेटर। सो इंटरोगेशन एंड क्वेश्चनिंग, देयर आर डिफरेंट लेवल्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनिंग, इंट्रोगेशन तक अगर कोई आ रहा है, उस लेवल तक एक सीरियसनेस होगी उस पूरे इंसिडेंट की, जिस या सर्कमस्टांसेस जो हम बोलते हैं, जिसके बेसिस पे उसके इंट्रोगेशन हो रहे हैं। सो इंट्रोगेशन फर्स्टली इज नॉट व्हाट वी जो मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा फिल्म ही नहीं होता ना, ऊपर एक पीले रंग का बल्ब जल रहा है और 4 लोग घिर के खड़े हैं। नहीं, इंट्रोगेशन रूम थोड़ा बहुत, आपको एक अच्छा इंट्रोगेशन रूम में अगर बताऊं, फैमिली मैन में जो भी लेटेस्ट आया है, उसमें अगर कोई देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा एक इंट्रोगेशन का परफेक्ट सेटअप दिखाया है। इंट्रोगेशन रूम होता बिल्कुल वैसे ही है। देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशन, सीटिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग अरेंजमेंट, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग ऑन दी वॉल्स, देयर शुड बी एन ऑब्जर्वेशन रूम, ये सब स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ओके, यस, दैट इज़ एन इंट्रोगेशन। नॉट लाइक कि मैं किसी को भी राह चलते उठा लूँ और आप उसको नहीं ऐसे किसी को भी पकड़ के इंट्रोगेट कर सकते हो। That is the whole process of interrogation. तो स्टार्ट कैसे होता है ये बताइए, क्योंकि हमने इसमें एक पार्ट ये भी, इसमें लोगों की किसी के नाखून ही उखाड़ दिए, किसी की पिटाई हो गई, ऐसा तो नहीं है सीधा। वो तो एक उसका भी एक लेवल होता होगा ना, कि पहले आप बातचीत कर रहे हैं, सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं, एम्पैथाइज भी कर रहे हैं, और फिर जब लगा कि सारे हथियार नाकाफी हो गए तो फिर उस लेवल पे आते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है? देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, करीब 14-15 टेक्निक्स की हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंट्रोगेशन, कि इतने टेक्निक्स हैं। आपको उसके लिए पहले इंडिविजुअल का बैकग्राउंड स्टडी होता है, उसके प्रीवियस कॉन्विक्शंस जो भी उस इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको एकदम से इंटरोगेट भी नहीं किया जाता है, उसको जेल में थोड़े टाइम पे रखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है,
उसके हाव भाव, हाँ, उसके वल्नरेबिलिटीज़ को हम हर तरीके से मैप करने की, बेसलाइनिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं ये टर्म काफ़ी यूज़ कर रही हूँ, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है एक जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, उसका जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर, उसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे इंट्रोगेशन का टेक्निक डिसाइड होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैंने एक बार अप्लाई किया था और तब मैं नई ही कमीशन होके आई थी और मेरे साथ एक बहुत सीनियर ऑफिसर मेरे साथ थे। तो मीन्स मैं तो मानूंगी कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को बहुत अच्छे मेंटर्स मिले हैं। उसमें मैं उसको एक छोटे से ऐसे बॉटल के ढक्कन से पानी पिला के मैंने उसको पानी हमने दिया नहीं, एंड वी जस्ट गिव हिम दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर। तो सर आए, बोले बच्चे ऐसा नहीं होगा। वो बहुत मज़ा हुआ है ना, उसकी ट्रेनिंग देख लो उसके। तो यहीं पे हम भी एज ए बिगनर थोड़ी बहुत गड़बड़ या बोल सकते हैं, गड़बड़ तो नहीं बोल सकते, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग से कि ये शायद वर्क कर जाए। देयर इज नथिंग सैक्रोसेंट कि कौन सा टेक्निक काम करेगा, है ना। ऐसे भी सिनारियोज देखे जहाँ पे हमने सोचा यार ये तो बंदा टूट नहीं सकता है, ये इसका तो थोड़ा मुश्किल है मामला, बट वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक इंसिडेंट पे वो मेल्ट हो गया। ऐसे भी सिनारियोज देखे हैं मैंने। एक सिनारियो था जिसमें एक नेपलीज लेबरर था, आई थिंक सो, वो कहीं इनएडवर्टेंटली वो आर्मी एरिया में एंट्री कर चुका था। तो ऐसे लोगों को हम क्वेश्चनिंग करते हैं। मैंने पूछा क्या है, कैसा है, तो ही ट्राई टू बी वेरी इमोशनल विथ मी। उसको लगा अरे मैडम हैं तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा स्टर्नली एक रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। तो इस कई बार आपको उस, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किस पॉइंट पे आके ब्रेक करेगा, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। फिर एक पॉइंट आया कि उससे जो चीज़ें हमें मिली उसमें एक फ़ोटो थी। हमने बोला ये किसकी फ़ोटो है, तो ही सेड हिज सिस्टर। आई सेड वेयर इज शी। बोले तू नहीं बताएगा तो हम पता कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वो एकदम से घबरा गया उस बात पे कि यार अगर ये पता करेंगे तो ये उसके साथ क्या कर सकते हैं। वो एक डर, उस केस में वो फियर वर्क कर उसकी वल्नरेबिलिटी उसकी सिस्टर थी उस केस में। एग्जैक्टली। सो वी डोंट नो किसकी क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, कौन किस सिनेरियो में कैसा टर्न मार जाएगा। अगर आप मुझे नंबर बता सकें कि जो कश्मीर वाले आपने कहा था कि वो टफ नट टू क्रैक हैं, कि बहुत मुश्किल से बोलते हैं, 10 में से कितने चांस होते हैं कि आप लोग उनका मुंह खुलवा पाते हैं? I mean, this is very difficult to say, and I think so putting a number is injustice आपका to, जो आपके पास जो भी एक आपके एक्सपीरियंस में आपके देखे। I mean, I really can't put a number to it, but अगर हम हार्ड लाइनिंग या जो हम जिस रेडिकलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, हाउ दैट इम्पैक्ट्स दैट कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग के तौर पे आप देखें तो कश्मीर इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की कंडीशनिंग है, बट अगेन देयर कॉज ना, उस कॉज को अगर आप ढंग से उनको कम्युनिकेट करें, आई एम वेरी श्योर इट्स मच मोर लेस चैलेंजिंग, आई वुड। मतलब अगर आपको ये पता है कि उसकी ड्राइव क्या है और आप उस ड्राइव को एड्रेस करें कि किस लिए बना है। वहाँ पे भी एक से एक धुरंधर बोल सकते जो, हाँ, जो आर्ग्यूमेंट पलट के करते हैं। आर्ग्यूमेंट, आई मीन वो कहीं आपको उल्टा जस्टिफाई करवा देंगे कि भाई देखो आप ही गलत हो। पता चला सुबह आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। हाँ, बिल्कुल। सो इट इज चैलेंजिंग, बट अगेन वही है कि इंडिविजुअल किस हद तक कंडीशनिंग हुई है। और थोड़ा रेडिकलाइजेशन प्रोसेस अगर आप देखें तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ड्राइव्स टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। अगर हम देखें तो बहुत ही डिफरेंट। उसमें फिजिकल पेन के आगे भी नहीं टूटते हैं। नहीं, नो, दे हैव दैट रेजिलियंस टुवर्ड्स फिजिकल पेन। बहुत मुश्किल है। नहीं, अगर आप देखिए एक इंडिविजुअल जिसने अपने पूरे परिवार को बर्बाद होते हुए देख लेगा, आई एम टॉकिंग ऑफ ओल्ड टेररिस्ट, अभी का सिनेरियो में थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, देयर अप्रोच इज डिफरेंट, बट स्टिल आई वुड से जो उनकी कंडीशनिंग हुई है
जिसके मन में से आपने मरने का खौफ निकाल दिया, उसको उसको कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट होगा। नहीं, लेकिन एक खौफ निकालना एक अलग चीज़ है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे मौत का खौफ नहीं है, लेकिन अगर अभी 2 चांटे मुझे कोई मारे और वो चांटों से जो दर्द मेरे अंदर पैदा हो, तो फिर उस दर्द के बाद मैं तय करूंगा ना कि ये दर्द मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए 2 लेवल की ट्रेनिंग है ना, एक दौराए आम होता है, एक दौराए खास करवाती है है ना, 2 अलग किस्म की ट्रेनिंग हो रही है। मतलब वो उस तरह के टॉर्चर भी उनकी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है। यस, वेरी मच। तो नीति जी, आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों को कन्विंस करना, लेकिन फिर जब आपको एक लेवल पे लगता है कि नहीं, ये आदमी ना तो एम्पैथी से मान रहा है, प्यार से मान रहा है, ना ही ये धमकी से मान रहा है, अब इसकी कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी, तो उस मरम्मत में क्या कुछ शामिल है? मुझे पता बहुत कुछ बताने लायक नहीं है, लेकिन आप चलो दुनिया का हवाला देके मैं बता दो कि बाकी दुनिया में उस सो कॉल्ड 3rd डिग्री के नाम पर, या यूं कहें कि उस पेन के नाम पर क्या कुछ किया जाता है? बहुत कुछ, जैसे आपने बताया नाखून काटने वाला, हिटिंग विद लेदर का पीस, ये सब तो आप देयर इज अ होल, आपको तो आप थोड़ा सा अगर गूगल भी करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हाउ आवर एडवर्सरीज डू इट। आप उसको देखेंगे तो दे गो टू ऑल इनह्यूमन लेवल्स, दे गो टू ऑल इनह्यूमन, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आप कैप्टन सौरभ कालिया का केस ले लीजिए, he was unrecognizable when he was sent back to India, he and other जो उनके साथ ट्रूप्स थे before कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। उनके प्राइवेट पार्ट्स वर अफेक्टेड, दे हैड burnt his entire body with cigarette butts, उनकी आँखें they had poked it, they go to all inhuman levels, and there is no level। देखिए जब वो पॉइंट आ जाता है कि भाई अब इसका कुछ हो नहीं सकता, so that time I think so I would say still in India we take a conscious call, but our adversaries there are enough evidence that they go inhuman। और उसमें भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पेन के बाद भी नहीं टूटते हैं, इस तरह के टॉर्चर के आगे भी नहीं टूटते हैं। यस देयर आर पीपल कि भाई हम तो मुंह खोलेंगे ही नहीं। देखिए, और जितना सेंसिटिव पोजीशन में है वो अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ये हार्डलाइनिंग उनको जो ये इतनी हार्डन्ड ट्रेनिंग, उसको हम बोलते हैं बैटल हार्डन्ड, उतना उनको बैटल हार्डन होना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे सेंसिटिव प्लेस में है। आप देखिए वर्धमान सर जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक में जब उनका उनका जहाज गिरा था एंड ही वाज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, व्हाई ही डिडंट ब्रेक, दैट शोज द लेवल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग दैट ही हैज गॉन थ्रू। इसीलिए सोल्जरिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है। आप चाहे वो हमारे जैसे शॉर्ट सर्विस वाले उनकी 11 महीने की ट्रेनिंग ले लीजिए, या आप 18 महीने की ट्रेनिंग ले लीजिए, या आप you talk about those 4 years of training which NDA people go through। ये सारी ट्रेनिंग इस तरीके से बनाई गई कि आप एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट, आप अपना सर ना झुकाओ दुश्मन के सामने। कि ये जो मुंह नहीं खोलना, क्या इसमें ये भी शामिल है? ऐसा हमने कई बार देखा, अगेन हमारा रेफरेंस पॉइंट तो अगेन फिल्म और वेब सीरीज ही है कि आप कि कैप्सूल है आपके पास, आप स्वेलो कर लीजिए या खुद को ही गोली मार लीजिए, कि दुश्मन के हाथ नहीं आना, वो टॉर्चर से नहीं गुजरना, भले ही खुद को खत्म कर लें। यस, लिटिल डिफरेंटली आर्मी ट्रेनिंग में जो कमांडो ट्रेनिंग होती है उसमें एस्केप इवेजन एक पार्ट है जो ट्रेनिंग का हिस्सा है। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री, अगर जो हमारी ऑडियंस है वो देखना चाहती है, पूरी कमांडो ट्रेनिंग पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है। आई थिंक सो नैट जियो डिड इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट। उसमें एस्केप एंड इवेजन में आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर दुश्मन के हाथ में आ गए तो आपको क्या करना है। उस चीज़ की तैयारी पहले से ही की जाती है। And in case and same training even the terrorists they go through। आप देख लीजिए जो फिदाइन है उसको किस लेवल ऑफ मेंटल कंडीशनिंग करनी होगी कि भाई तुम फट जाओगे। उसको किस तरीके से एक आइसोलेटेड ट्रेनिंग दी गई होगी। दैट इज डेफिनेटली डिमांड्स दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो नीति, इसी पर जो हम आखिर में आ रहे हैं चर्चा में, इसी पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो किसी कॉज के लिए नहीं लड़ रहा, उसका एक माइंडसेट है, इंटॉक्सिकेटेड है, उसके दिमाग में कट्टरता का जहर भर दिया गया है,
और आपसे वो नेगोशिएट भी नहीं करना चाह रहा किसी चीज के लिए, उसे बस जो चाहिए वो चाहिए। तो जब आप किसी कॉज के लिए नहीं लड़ रहे, ऐसा नहीं है कि ये कमरा आप मुझे दे दीजिए या ये चेयर मुझे दे दीजिए और उसके बाद हम दोनों दोस्त हो जाएंगे। वो कह रहा है कि तुम मुझे इस कमरे में ही नहीं चाहिए और तुम्हें चेयर भी नहीं दूंगा और तुम भी नहीं चाहिए। अब इस आदमी से आप कैसे डील करेंगे? अगर प्रॉब्लम ये है आइडियोलॉजी की, इस कट्टरता की है, तो इस दुश्मन से कैसे डील करेंगे? So in that case, for the armed forces, there's a very clear-cut SOP on this. सबसे पहली बात तो इनको पहले एक नेगोशिएशन में लाया जाता है, एक जब हम, और वो नेगोशिएशन अगर आप पूछोगे कहाँ होता है, दैट इज ऑल दैट हैपनिंग इन दिस इनिशियल क्वेश्चनिंग। उसमें हम जो इंट्रोगेशन में लोग बैठे होंगे उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप जो लिखोगे अपने रिपोर्ट में, दैट इज मेक और ब्रेक। ओके। सो इसीलिए सबसे पहले देयर इज़ अ होल स्टैंडर्ड SOP ऑन दिस। 24 आवर्स में एक इंट्रोगेशन होगा, प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन बोलते हैं, प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग भी बोली जाती है। उससे बेसिकली अंडरस्टैंड किया जाता है कि ये इंडिविजुअल किस लेवल तक इन्वॉल्व था उस सर्कमस्टांस या किसी इंसिडेंट में वो इन्वॉल्व रहा होगा, तभी उसको पकड़ा है हमने। बिल्कुल, है ना। उसके लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विल डिसाइड इट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ इंट्रोगेशन। ओके। हाँ, और उसके बाद अगर ये इंडिविजुअल बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव है तो उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। हम एक टेररिस्ट की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले उसको सरेंडर का एक मौका दिया जाता है। अगर वो तब भी नहीं वो करता है, then you have to convict him. There's no other way. He'll be apprehended and accordingly he'll be dead. और वो आपके साथ माइंड गेम नहीं खेल रहा, वो आपके साथ ब्लफ नहीं कर रहा, ये कैसे पता लगाएंगे? सपोज आप, वो दिखा रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, हाँ मैं कन्विंस हो रहा हूँ, और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, और जबकि वो ना तो इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है और ना ही वो अंदर से कन्विंस हो रहा है। उसी के लिए बैकग्राउंड नॉलेज एंड आपका जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मेरे फर्स्ट इंट्रोगेशन का, जहां मेरे साथ एक सीनियर इंट्रोगेटर भी थे। दैट इज वाई द टीम मैटर्स। आप हर लेवल के एक्सपर्टीज को अपने साथ रखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इंडिविजुअल ब्लफ तो नहीं कर रहा है सिर्फ बचने के चक्कर में। ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो वो जो बोल रहा है आपको सच लगेगा, है ना। सो दैट इज़ वाई देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंट्रोगेशन, एंड इंट्रोगेशन की जो टीम डिसाइड होती है वो टीम भी बहुत सोच समझ के उस पर्टिकुलर डोमेन में जो स्पेशलिस्ट होंगे लोगों को, उनको ही इंटेलिजेंस के उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। अब जैसे सपोज अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है तो उस लीडर के इंट्रोगेशन में एकदम से मुझे नहीं भेजेंगे ना। हाँ। They'll send somebody who's more experienced who can do that guy. वो कहते हैं ना, कहावत है, बातचीत हरदम बराबरी वालों में होती है। तो इंट्रोगेशन भी वैसे ही होता है, एंड वी ऑलवेज एंश्योर वी हैव अ अपर हैंड। दैट इज द एफर्ट। क्योंकि सीनियर आदमी भी जान जाएगा कि आप कितने वल्नरेबल हैं। यस, भले ही वो टेररिस्ट है ना। यस। एंड जैसे अगर हम सिंपल इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस में भी जाते हैं तो अगर सिनेरियो ये होता है कि आई हैव टू गो एंड क्वेश्चन समबडी हु सीनियर in hierarchy, I have to ensure I am respectful. I at no cost military ethos को नहीं बोल सकती हूँ मैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और नीतीश, पूरी बेहतरीन डिस्कशन के आखिर में मैं एक ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आपका जो पूरा आपकी जर्नी रही है बहुत ही शानदार जर्नी रही है। थैंक यू। और ना सिर्फ हम सबके लिए, मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि तमाम लड़कियों के लिए, उनके लिए, क्योंकि आज का ये दौर है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर है ना, आइडिया ही नहीं, 20-25 साल तक ही नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या कर रहा है। आप मेजर की रैंक तक पहुंची, आप आज मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, और भी तमाम चीज़ें, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो मतलब आपने अपनी ज़िंदगी को एक तमीज़ से, एक डिसिप्लिन तरीके से जिया है। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, जो भी लड़कियाँ सुन रही हैं, जिन भी लोगों को आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ बड़ी खूबसूरत है, कीमती है, इसे इस तरीके से जियो, तो आपकी लाइफ की लर्निंग अगर आप शेयर करना चाहें। बिल्कुल। एंड 23 तारीख को हमने शहीद दिवस मनाया है। उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट भी डाला। एक छोटा सा वाक्य मैं बताना चाहूँगी, फिर अपना मैसेज दूंगी। इट इज़ फ्रॉम द मूवी शहीद उधम सिंह की मूवी है, और उसमें विकी कौशल एक्ट कर रहे हैं, और विकी कौशल से पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट भगत सिंह। तो वो बोलते हैं, वो ट्रांसलेटर को, इंटरप्रेटर को बोलते हैं, इनसे पूछो इन 23 साल की उम्र में क्या कर रहे थे।
तो उन्होंने जवाब दिया, द ब्रिटिश ऑफिसर, कि मैं 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, मेरा बच्चा होने वाला था, और मैं प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कर रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो जवाब में इन्होंने दिया, देन यू हैव नो राइट टू आस्क अबाउट भगत सिंह। ये एक बहुत डीप, लगता बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बढ़िया। अगर 23 मेरा, आई मीन आई कैन ओनली एडवाइस, बाकी तो दे आर ऑल ब्राइट माइंड्स, ये जनरेशन बहुत एडवांस्ड है, दे आर वेरी सॉर्टेड, बट अगर आपके लाइफ में अगर 22-23 साल तक यू हैव नॉट फिगर्ड इट आउट ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और ये हमें ध्यान रखना है उस उम्र में, वो एक गोल्डन उम्र है। मैं 23 को बड़ा एक गोल्डन उम्र मानती हूँ, क्योंकि उसी एज में मैं आर्मी ज्वाइन की हूँ। क्या बात है। सो अगर तब तक आपकी लाइफ की चॉइस क्लियर नहीं है, और उस टाइम पे जो भी आपने चॉइस बना ली, वट एवर चॉइस यू मेक, दैट विल डिसाइड योर लाइफ 10 years ahead। क्या बात। कि तब तक आप कहाँ पहुँचते हो। ये उस, अब देखिए कोई भी आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, 19 साल की उम्र में उन्होंने शुरू, क्यों, वाई दे स्टार्ट यंग, बिकॉज आप जितनी जल्दी शुरू करोगे, आपके पास, आपने इतने बड़े बड़े वर्ड्स मेरे लिए एक्सपर्टीज डाला, आई डोंट थिंक सो आई एम एन एक्सपर्ट, आई एम स्टिल लर्निंग, बट वो एक्सपीरियंस गेन करने का समय आपको मिल जाता है व्हेन एज इज ऑन योर साइड। सही बात है। एंड विथ ईच ईयर स्लिपिंग यू आर लूजिंग अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ योर लाइफ। तो मैं तो यही सलाह दूंगी हमारे जो यंग ऑडियंस है उनके लिए, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड मोटिवेशन, इट इज़ योर ओन डिसिप्लिन, दैट शुड बी योर मोटिव। और कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई एक्सटर्नल, टेक इंस्पिरेशन, एनीबडी कैन इंस्पायर यू, टेक दैट इंस्पिरेशन, लेकिन आपको अंदर से डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। आई पर्सनली बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और इसमें मैं ये ज़रूर जोड़ दूँ मोटिवेशन की बात, ये तो साइंस भी कहती है कि जो भी मोटिवेशन होता है वो 24 से 48 घंटे में 80% वो चला जाता है। तो आखिर में आपका डिसिप्लिन ही तय करता है, आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप क्या बनेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीति आपका वक्त निकालने के लिए, और इतने डाइवर्स टॉपिक पे, इतने अलग अलग विषयों पर आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट। आप जिंदगी में जो भी आगे करें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। और इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।